हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज ये हमारी है अगली रिविजनरी वीडियो आप सभी लोगों के लिए। टॉपिक है AS 5 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 जो डील करता है डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स के साथ प्रायर पीरियड आइटम की, ऑर्डिनरी आइटम्स की, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स की। तो हम इसको आज क्विकली रिवाइज करके चलेंगे ताकि इस वीडियो को देख के सुन के आपका AS 5 फटाफट आधे घंटे के अंदर अंदर रिवाइज हो जाए, आपको बुक के पेजेस फटाफट फटाफट पलटने ना पड़े। तो चलो बिना देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो इसका बड़ा सा छोटा सा नाम है ये AS 5। मैं पेन चेंज कर लूँ पहले। हाँ, मैंने कौन सा पेन यूज नहीं कर। चलो AS 5 क्या नाम है इसका? नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड आप कैसे डिस्क्लोज करोगे? प्रायर पीरियड आइटम और चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी आप कैसे करके डिस्क्लोज करके चलोगे? तो मैंने इसकी एक समरी सी बना रखी है, हम इसी से रिवाइज कर लेंगे फटाफट क्विकली। तो ये क्या बताता है? एप्लीकेबिलिटी का मतलब है ये किस पे एप्लीकेबल होता है। जनरली ये सब पे एप्लीकेबल होता है। हर एक कंपनी जो आई गैप के अंदर अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रही है, आई गैप मतलब कंपनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल, नॉट इंड AS, उसके अंदर अगर अपनी बैलेंस शीट बना रही है तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 उसके ऊपर एप्लीकेबल होता है। ये क्या क्या बातें हमारे कान में आके बोलता है? ये कहता है कि मैं बताऊंगा कैसे तुम्हें प्रेजेंट करनी है ऑर्डिनरी एक्टिविटी, कैसे तुम्हें प्रेजेंट करनी है प्रायर पीरियड आइटम। PPE नहीं है, ये PPI है, प्रायर पीरियड आइटम। कैसे तुम्हें प्रेजेंट करनी है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, कैसे चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स को आपको प्रेजेंट करना है, और चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी को आपके लिए डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट क्या है। ये सिमिलर डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है जो AS 1 के अंदर आपको गिवन है, बिल्कुल ये भी वही बताता है। अच्छा, ये सब चीजें क्या बताता है? प्रिस्क्राइब करता है आपको कि कैसे आपको ऑर्डिनरी एक्टिविटी को बताना है, कैसे आपको प्रायर पीरियड आइटम को बताना है, कैसे आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को बताना है, और चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट और चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी का आपको क्या डिस्क्लोजर देना है। अच्छा, जो टैक्स इफेक्ट है वो ये डील नहीं करता। वो कौन डील करेगा? वो डील करेगा AS 22। चलो जी, फिर उसके बाद कुछ टर्म्स का मीनिंग इसके अंदर गिवन है। जैसे ऑर्डिनरी आइटम्स क्या होती हैं? ऑर्डिनरी आइटम्स वो आइटम होती हैं जो अब आम तौर पे हम धंधे की आइटम्स जो है, जिस भी नेचर का आपका बिजनेस है, वो सब कहाँ क्वालिफाई कर जाती है? ऑर्डिनरी आइटम के अंदर। जैसे सेल, परचेज, डेटर्स, ये सब आपके क्या हो गए? ऑर्डिनरी आइटम्स हो गई। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम क्या होती है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम वो आइटम्स होती हैं जो ऑर्डिनरी से अलग है, क्लियरली डिस्टिंक्ट है। ऑर्डिनरी से क्लियरली डिस्टिंक्ट है, ये होना बहुत जरूरी है। जो ऑर्डिनरी से क्लियरली डिस्टिंक्ट है, अगर कुछ ऐसा हुआ जो आपको लगा आपके धंधे में वो ऑर्डिनरी से बिल्कुल ही अलग है, तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। जनरली सम टाइम, आमतौर पर ऐसा होता है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट नहीं होती, बहुत ज्यादा रेयर होती हैं। बट ये इनकी फ्रीक्वेंसी मापदंड नहीं है ये जानने का कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है या नहीं। जो मापदंड है ये जानने का कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है या नहीं, जो पैरामीटर है वो आप कैसे देखोगे? कि वो क्लियरली डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। किससे? ऑर्डिनरी एक्टिविटी से वो क्लियरली डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे प्लांट में आग लग गई और मेरा जो मशीनरी थी वो डिस्ट्रॉय हो गई, तो क्या आमतौर पे आग ही लगती रहती है? द आंसर इज नो। या मेरा आग लगाने का काम है? द आंसर इज नो। तो जो आग लगी और जो उसके अगेंस्ट मुझे इंश्योरेंस मिला वो क्या हो जाएगी? मेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम हो जाएगी। ऑल दो इट कैन बी से कि आग हर रोज नहीं लगती, तो हेंस फ्रीक्वेंसी इज अ फैक्टर, बट द क्लियर फैक्टर जो मेजर प्राइमरी फैक्टर है आपका वो क्या रहेगा? कि वो क्लियरली डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। क्लियरली अगर वो डिस्टिंक्ट नहीं है, अगर वो धंधे के आमतौर के आसपास की एक्टिविटी है, तो फिर वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी आइटम नहीं है। तो आपको क्लियरली डिस्टिंक्ट पे जोर देके चलना है। फिर उसके बाद आती है प्रायर पीरियड आइटम, पुरानी घटनाएं। प्रायर पीरियड आइटम वो इनकम की आइटम हो सकती है या फिर एक्सपेंस की आइटम हो सकती है। इनकम और एक्सपेंस की आइटम हो सकती है, एसेट और लायबिलिटी की नहीं। वो कब अराइज हुई है, कब उसने जन्म लिया है? उसने जन्म लिया है करंट पीरियड में। आपको तो आज ही पता चली है ना, तभी तो प्रायर पीरियड बोल रहे हो। तो उसने करंट पीरियड में ही जन्म लिया है। कैसे जन्म लिया है? एज अ रिजल्ट ऑफ, या तो कोई क्या हुई है? गलती, गलती, या तो कोई गलती हुई है या फिर कोई भूल हुई है। भूल कैसे लिखते हैं भाई?
भूल, सही लिखा है। या तो कोई भूल हुई है या फिर कोई गलती हुई है, भूल चूक माफ। अगर इन दोनों में से कुछ हुआ है, ये दोनों होने जरूरी हैं, तभी वो प्रायर पीरियड बनेगा। अगर ना तो कोई गलती हुई ना तो कोई ओमिशन हुआ तो वो आइटम प्रायर पीरियड आइटम नहीं बनती। तो वो कब अराइज होना चाहिए? करंट पीरियड में अराइज होना चाहिए। और कैसे अराइज होना चाहिए? किसी गलती, किसी भूल चूक की वजह से ही अराइज होना चाहिए, एज अ रिजल्ट ऑफ एन एरर और ओमिशन। अगर एरर और ओमिशन नहीं है आपके पार्ट पे तो फिर वो कोई प्रायर पीरियड आइटम भी नहीं है, और वो किसी पुराने पीरियड को पर्टेन करती होनी चाहिए, वो किसी पुराने पीरियड को पर्टेन करती होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, आपको अगर सप्लायर ने बिल लेट सबमिट करा, बैक डेटेड बिल था लेकिन लेट सबमिट करा था, ना तो इसमें आपकी कोई गलती है ना तो इसमें आपका कोई ओमिशन है, तो क्या वो आइटम प्रायर पीरियड आइटम बन जाएगी? द आंसर इज नो। खाली बिल की डेट से आप प्रायर पीरियड जज नहीं करते, तो वो क्या वो आइटम प्रायर पीरियड आइटम बन जाएगी? तो द आंसर इज नो, तो वो प्रायर पीरियड आइटम नहीं है। अच्छा, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट जो है वो प्रायर पीरियड आइटम नहीं होते, वो कोई भी एरर और ओमिशन नहीं है। भाई आपको लगता था डेप्रिसिएशन के पर्पज से मेरे को एसेट की लाइफ 5 साल लगेगी, लेकिन आपको बाद में लगा कि नहीं, इसकी लाइफ तो 5 नहीं 8 की जा सकती है, तो क्या ये जो 5 से 8 में आपका डेप्रिसिएशन का फर्क आया? क्योंकि पुराने सालों में आपका डेप्रिसिएशन अलग होगा। अगर आप ध्यान से देखो भाई, आपने तो डेप्रिसिएशन 1 2 3 4 5, तो आपने डेप्रिसिएशन जो होगा यहाँ पे 5 इयर्स को लेके कैलकुलेट कर रखा होगा। इस साल में आपको लगा नहीं 5 नहीं, लाइफ तो 8 साल हो जाएगी। 1 2 3 साल बीत चुके थे, तो 8 साल लाइफ, टोटल लाइफ 8 साल हो जाएगी। तो यहाँ से आपने 3 साल क्योंकि बीत चुके थे, तो आपने और 6 साल का डेप्रिसिएशन यहाँ से चेंज करना शुरू कर दिया। तो उस हिसाब से तो ये डेप्रिसिएशन गलत हो गया, क्योंकि ये तो 5 साल के हिसाब से कर रखा है। तो क्या ये प्रायर पीरियड आइटम हो जाएगी? तो द आंसर इज नो, क्योंकि चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट एरर और ओमिशन नहीं होता है। ठीक है साहब। फिर उसके बाद अकाउंटिंग एस्टिमेट क्या है? अकाउंटिंग एस्टिमेट देखो क्या है, जैसे डेप्रिसिएशन एक अकाउंटिंग एस्टिमेट है, तो अकाउंटिंग एस्टिमेट का लॉजिक ये है कि देखो साहब, हम लोगों को बैलेंस शीट ट्रू एंड फेयर व्यू पे बनानी होती है। हम सारी की सारी आइटम एग्जैक्टली जज नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल, भाई आप ये चीज नहीं बता सकते कि आपकी इन्वेंट्री कितनी फैशन से बाहर हो गई है, तो कितनी इन्वेंट्री आपकी राइट ऑफ हो जानी चाहिए, ये आप नहीं बता सकते। ठीक है, बट अगर आप इसको छोड़ देते हो, अगर आप इसको इग्नोर कर देते हो, तो आपकी बैलेंस शीट ट्रू एंड फेयर व्यू के ऑब्जेक्टिव को भी छोड़ देगी। क्यों? क्योंकि आप भले ही आप प्रिसाइसली नहीं बता सकते, बट अगर आप एस्टिमेटेड बेसिस पे बताओ तो एटलीस्ट ट्रू एंड फेयर व्यू के कुछ हद तक करीब तो जाएगी। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या रहना चाहिए? क्या हम उसे बिल्कुल छोड़ दें या ट्रू एंड फेयर व्यू के करीब तक तो लेके जाएं, उसका प्रयास तो करें? तो हमें उसका प्रयास तो करना ही चाहिए। इसीलिए हम अकाउंटिंग एस्टिमेट्स का यूज करते हैं कि जो आइटम प्रिसाइसली हम नहीं बता सकते। जैसे आपने एसेट खरीदी 10 लाख रुपए की, आपने एसेट खरीदी 10 लाख रुपए की। अब ये जो 10 लाख रुपए की एसेट थी, आपने कहा कि मैं इससे प्रोडक्शन करूंगा और अपना माल बना के बेचूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्लांट खरीदा था। अब आपको नहीं पता कि हर साल आपके प्लांट की कितनी कंजम्पशन हो रही है, आपको ये बात नहीं पता। तो आपको, मुझे तो पता ही नहीं, मैं तो दिखा ही नहीं सकता अपनी बैलेंस शीट के अंदर, हेंस इग्नोर्ड। तो या तो आप ये कर सकते हो, या फिर अगर आप इग्नोर कर देते हो कि भाई हमें नहीं पता एग्जैक्टली कितनी हो रही है, तो क्या बताओ, आपकी बैलेंस शीट, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रू एंड फेयर व्यू के इर्द गिर्द भी दिखाई देगा? द आंसर इज नो, वो बहुत दूर हो जाएगा। तो हम कहते हैं, एक काम करते हैं कि चलो हम नहीं बता सकते कि इस 10 लाख में से इतने इस साल में कितनी एसेट कंज्यूम हुई है, हम ये बात नहीं बता सकते, बट इस बात को एस्टिमेट तो किया जा सकता है ना, इस बात को एस्टिमेट तो किया जा सकता है ना। तो अगर एस्टिमेट किया जा सकता है तो एटलीस्ट मैं ट्रू एंड फेयर व्यू के कुछ हद तक तो करीब जा पाऊंगा, और क्योंकि अगर मैं उसके कुछ हद तक करीब जा पाऊंगा तो कहीं ना कहीं मेरा ऑब्जेक्टिव जो है वो मीट कर जाएगा। तो इसलिए मैं कहता हूं कि मैं डेप्रिसिएशन लगाऊंगा, मैं डेप्रिसिएशन के लिए लाइफ को क्या कर दूंगा, एस्टिमेट कर दूंगा, और मैं अपनी कंजम्पशन के हिसाब से मेथड चुन लूंगा, चाहे वो SLM हो, चाहे वो WDV हो, चाहे वो यूनिट ऑफ प्रोडक्शन
मेथड हो, तो इसलिए हम अकाउंटिंग एस्टिमेट का यूज करते हैं। तो मैंने भी यहाँ यही लिखा है कि सम आइटम इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन नॉट बी मेजर्ड विद प्रिसीशन। हम भाई प्रिसाइसली उन्हें नहीं बता सकते, जैसे कि डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, तो इसलिए उनको मेजर किया जाता है ऑन एन एस्टिमेटेड बेसिस, उसी को बोलते हैं अकाउंटिंग एस्टिमेट। अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या होती हैं? अकाउंटिंग पॉलिसीज वो प्रिंसिपल्स और मेथड्स होते हैं जो आप लगाते हो। जैसे डेप्रिसिएशन लगाना एक अकाउंटिंग पॉलिसी है, लेकिन डब्ल्यूडीवी से लगाना या एसएलएम से लगाना वो एक अकाउंटिंग एस्टिमेट है। भाई डब्ल्यूडीवी और एसएलएम का चयन आप कैसे करोगे? आप ये देख के करोगे कि मेरी एसेट की कंजम्पशन क्या है। भाई अगर मेरा प्लांट है, मेरा नया नवेला प्लांट है, स्टार्टिंग में उसकी कंजम्पशन ज्यादा हो रही है, बाद में ग्रेजुअली कंजम्पशन कम हो रही है, तो मैं डब्ल्यूडीवी की तरफ चला जाऊंगा। अगर मुझे लग रहा है कि मैंने फर्नीचर खरीदा और ऐसा कुछ नहीं है कि स्टार्टिंग में उसमें लोग ज्यादा बैठेंगे और बाद में लोग कम बैठेंगे, तो शायद मैं एसएलएम पे चला जाऊंगा। तो वो जो मेथड की चॉइस है वो अकाउंटिंग एस्टिमेट है। जब आप मेथड चेंज करोगे तो वो चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट हो जाएगा, लेकिन डेप्रिसिएशन लगाना इज एन अकाउंटिंग पॉलिसी। मेरे को ऐसा लगता है कि मैं इस धंधे में हूं जिस धंधे में इन्वेंट्री बहुत जल्दी फैशन से बाहर हो जाती है, तो अगर मैं इस फैक्टर को इग्नोर कर दूं तो मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू से भी दूर हो जाएगी। बट मेरा ऑब्जेक्टिव है, मैं कसम खा के आया हूं सुबह सुबह कि मैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ट्रू एंड फेयर व्यू के बराबर लेके जाऊंगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं ऐसी अकाउंटिंग पॉलिसीज का चयन करूं जो मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रूडेंट बनाए। याद आ रहा है AS1? तो इसलिए मैंने अकाउंटिंग पॉलिसी की चॉइस कर रखी है कि हम हर साल स्लो मूविंग इन्वेंट्री का प्रोविजन बनाएंगे। अब वो स्लो मूविंग इन्वेंट्री का प्रोविजन आप बनाओगे कैसे, किस मेथोडोलॉजी से बनाओगे, वो एक एस्टिमेट है, क्योंकि आपको नहीं पता कि ये चीज स्लो मूविंग है या नहीं है। आप अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से, हो सकता है किसी वैल्यूअर की हेल्प से, या कैसे भी आप वो बनाओगे। तो वो क्या है? वो अकाउंटिंग एस्टिमेट है। वो क्या प्रोविजन बनाना क्या है? पॉलिसी है। और प्रोविजन को मेजर करना क्या है? अकाउंटिंग एस्टिमेट है। अब इन सभी आइटम के लिए आपका AS5 क्या क्या बातें बोलता है, और उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले ऑर्डिनरी आइटम के लिए कोई खास बात नहीं बोलता कि भाई ऑर्डिनरी आइटम के लिए आपको क्या करना है। बट हाँ, अगर उसका नेचर, उसका साइज, उसका इंसिडेंस, मटेरियल है, मटेरियल कब होगा, तो याद रख लो पूरे CA कोर्स के अंदर मटेरियल कब होता है? जब वो इन्फ्लुएंस कर दे। इन्फ्लुएंस किसे कर दे? इन्वेस्टर के डिसीजन को। अगर वो इतनी ताकत रखता है कि उसको बताना इतना इंपॉर्टेंट है, इतना सिग्निफिकेंट है कि वो इन्वेस्टर के डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकता है, तो वो मटेरियल है। और अगर वो मटेरियल है तो आप उसको उसका नेचर एंड साइज और इंसिडेंस मटेरियल है बोले तो वो इन्वेस्टर के डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकता है, तो आप डिस्क्लोज कर सकते हो। जैसे एक्सेप्शनल आइटम शेड्यूल 3 में मैंने आपको बताया था कि एक्सेप्शनल आइटम भी P&L में जाती हैं, तो आप एज एक्सेप्शनल आइटम उनको डिस्क्लोज करके चल सकते हो। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम के लिए वो कहता है कि आपको अलग से दिखाना है ताकि शेयर होल्डर को पता चल सके। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के फेस पे दिखाना होता है, कैश फ्लो में भी ये अलग से दिखाना होता है ताकि शेयर होल्डर को, इन्वेस्टर को, स्टेक होल्डर्स को, पोटेंशियल इन्वेस्टर को पता चल सके कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का आपके बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस और कंपनी की परफॉर्मेंस पे क्या इंपैक्ट है। उसके बाद अगर मान लो किसी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम से गेन हुआ है और किसी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम से लॉस हुआ है, तो क्या मैं उसे सेट ऑफ कर सकता हूँ? द आंसर इज नो, आप कैन नॉट बी सेट ऑफ। आपको उनको अलग अलग दिखाना होगा। फिर है प्रायर पीरियड आइटम। तो प्रायर पीरियड आइटम को भी आपको सेपरेटली डिस्क्लोज करना पड़ता है अपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के फेस पे। ये फेस पे डिस्क्लोज करना पड़ता है, ये चार्टा उसके फेस पे पड़ता है। फेस पे आपको डिस्क्लोज करना पड़ता है क्या? नेचर भी और अमाउंट भी। नेचर तो ऑब्वियसली नोट पे करोगे, नीचे नोट देके, और अमाउंट आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के फेस पे डिस्क्लोज करना पड़ता है। फिर अकाउंटिंग एस्टिमेट की अगर मैं बात करूं तो देखो, अकाउंटिंग एस्टिमेट जो है भाई, जो आपने लाइफ 5 अपने एसेट के लिए चुन रखी होगी वो आप अपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज में बता दोगे कि हम डेप्रिसिएशन करते हैं और फॉलोइंग आर द लाइफ जो हमने कंसीडर कर रखी है। लेकिन जब आप उन लाइफ को चेंज करते हो, आप रेजिडुअल वैल्यू को चेंज करते हो, आप मेथड को चेंज करते हो, या कोई भी प्रोविजन बनाने का तरीका आप चेंज करते हो,
तो जो चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट है उसके लिए आप क्या डिस्क्लोज करके चलोगे, करंट और फ्यूचर पीरियड का इंपैक्ट आप बता करके चलोगे कि हमने ऐसे ऐसे चेंज करा है, अपने अपना डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज करा है जिसका करंट पीरियड में इंपैक्ट इतना है, पहले डेप्रिसिएशन इतना आया करता था, अब डेप्रिसिएशन इतना आया है। हमने क्यों चेंज करा है? क्योंकि हमें लगता है कि हमारा पैटर्न ऑफ कंजम्पशन ये नहीं है, ये है, ये आपसे ये हो जाएगा, और फ्यूचर पीरियड में भी अब से डेप्रिसिएशन इतना आएगा कंपेरेबल टू करंट डेप्रिसिएशन जो इतना आता। और अगर आपको नहीं पता चल पा रहा, आपने बहुत ज्यादा दिमाग लगाया लेकिन आप क्वांटिफाई नहीं कर पा रहे कि आप कैसे पता लगाएं, तो आप बता दोगे, आप सच बता दोगे, सच बता दोगे। मैं हिंदी इंग्लिश में लिख देता हूं, सच बता दोगे कि हमारे बस की बात नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल टू क्वांटिफाई, तो ये वाली बात आप बता दोगे। फिर उसके बाद अकाउंटिंग पॉलिसी के लिए, अकाउंटिंग पॉलिसी के लिए हमारे लिए अलग सा स्टैंडर्ड है AS1, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसके अंदर सारी अकाउंटिंग पॉलिसी, ऑल द सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी शुड बी डिस्क्लोज्ड एट वन प्लेस, वो आप डिस्क्लोज करके चलोगे। तो ये एक छोटा सा स्टैंडर्ड था AS5। इसको फटाफट क्विकली अगर आप देखोगे तो मेरे ख्याल से 15-20 मिनट की वीडियो बनी होगी, उसका आप अपने कानों में एंट्री लगाना, वीडियो को चालू करना और आपका AS5 थॉरली रिवाइज हो जाएगा। तो आई बिलीव इतना ही बहुत है आज के लिए। तो थैंक यू, आपने वीडियो को एंड तक देखा। अगर आपका कोई कंस्ट्रक्टिव फीडबैक हो हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। अगर आपको लगता है कि कोई और टॉपिक जो विच इज़ मोर सिग्निफिकेंट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, तो आप हमें वो भी बताएं, हम उस पर भी काम करेंगे। थैंक यू वीडियो को एंड तक देखने के लिए। थैंक यू एंड बाय बाय।